हेलो डियर, आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई इस वीडियो के अंदर। तो हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम कर रहे थे जी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो वो करते हैं। पहले ट्राई करो एक बार। ए रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू अनदर रेक्टेंगल ऑफ सेम साइज। ठीक है, टू ड्रॉ एन एल शेप फिगर। तो एक एल शेप की फिगर बनाई है। कैसे? दो रेक्टेंगल साइड बाय साइड रखी है। कौन सी दो रेक्टेंगल? सेम साइज की दो रेक्टेंगल हैं। उस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। तो ये दो तरीके से काम किया जा सकता है। एक तो ऐसे किया जा सकता है कि सेम साइज की रेक्टेंगल को आप इसके नीचे रख दो, ऐसे एल शेप की फिगर बन जाएगी। हाँ जी, जिसके अंदर ये 5 है और फिर ये जो है ये 10 है। या फिर इसको इसके नीचे रखने के बजाय इसके साइड में रख दो, ऐसे किया जा सकता है कि भाई ये 10 बाई 5 की है, इसके यहाँ पे रख दिया हमने रेक्टेंगल को, 10 बाई 5 की रेक्टेंगल को, ये भी एल बन गया। ठीक है, तो इसका हमने पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर ही बताना है ना इसका। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड। तो सबसे पहला तरीका तो है, आप कैसे भी रख लो पेरीमीटर एक ही आएगा, किसी भी तरीके से कर लो। तो सबसे पहले बेसिक तरीका तो ये है कि अगर ये 10 है तो इसके सामने ये भी 10 होगी। ठीक है, और ये 10 है और ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5 होगी ना। तो ये बाहर की साइड कितना बचेगा? अगर ये पूरी 10 है तो ये भी पूरी 10 है, उसमें से 5 काट ली तो यही 5 बचेगी, यही 5 बचेगी। तो आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ इसके पेरीमीटर, ये वाला काउंट नहीं करना हमने, ये वाला काउंट नहीं करना, इसके चारों तरफ इसकी लंबाई कितनी होगी। तो 10 कितनी बार आया है? 10 आया है 1 2 3 बार, तो 30। प्लस में 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, तो 5 चौके 20, 50 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ऐसे ही दूसरे को भी कर सकते थे। इस वे में अगर आप रखोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अगर सेम आंसर नहीं आएगा तो वो पूछेगा नहीं ना, उसने हमें बताया नहीं ना ऐसे बनानी है या ऐसे। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख सकते हो, बिकॉज ये 5 सेंटीमीटर का है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं दोनों रेक्टेंगल को अलग अलग कर दूं, इसका 5 सेंटीमीटर का एरिया और इसका 5 सेंटीमीटर का एरिया, ये दोनों आपस में चिपकाने से गायब हो गए। तो एक रेक्टेंगल का जितना पेरीमीटर है, इस एक रेक्टेंगल का जितना पेरीमीटर है और इस रेक्टेंगल का जितना पेरीमीटर है, इस रेक्टेंगल के टोटल पेरीमीटर से 5 सेंटीमीटर गायब हो गया और इस रेक्टेंगल के टोटल पेरीमीटर से 5 सेंटीमीटर गायब हो गया। यहां पर देखो, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का एरिया ऐसे कॉमन हो गया, चिपकाने से वो शेप के अंदर आ गया। पेरीमीटर होएगा सिर्फ इस वाले एरिया का, सिर्फ इस वाले एरिया का। ये कॉमन हो गया, चिपकाने से वेस्ट हो गया, या फिर ये चिपकाने से काउंट नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर भी 5 सेंटीमीटर वेस्ट हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, और ठीक है, मतलब इधर 5 है तो 5 सेंटीमीटर जितनी दूर वाले इलाके में ही चिपकेगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर वेस्ट हुआ है, यहां पर भी 5 सेंटीमीटर वेस्ट हुआ है। मतलब कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे भी ये शेप बना लो फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। यहां पर करके देखें तो ये तो वेस्ट हो गया 5-5 वाला। ठीक है, अगर ये 10 है तो इसके सामने भी 10 होएगा। अगर ये पूरा 10 है ये, तो इसके सामने ये पूरा 10 होएगा। ये पूरा 10 है, उसमें से 5 चला गया तो ये 5 होएगा, और ये क्या होएगा? ये 5 होएगा, ये 5 है तो। ठीक है जी, तो पेरीमीटर देखे 10 कितनी बार यूज हुआ है? 1 2 3, 3 बार, यानी कि 30। 5 कितनी बार यूज हुआ है? 1 2 3 4, यानी कि 5 चौके 20, 50। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो। मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं कि ये काम जब हमने किया तो हुआ क्या कि इन दोनों ट्रायंगल का जो टोटल पेरीमीटर था, टोटल पेरीमीटर कितना आना चाहिए? इसकी ब्रेड्थ है 5, इसकी लंबाई है 10, तो 10 और 5 15, 15 का डबल 30। इसका पेरीमीटर 30 है, इसका पेरीमीटर 30 है। अगर इन दोनों का मैं पेरीमीटर जोड़ दूं, फिर मैं ये देखूं कि
ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इसके टोटल पेरीमीटर में से यूज नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ। मैंने तो पूरे का पूरा 30 जोड़ लिया, तो आप बोलोगे सर ये वाला तो काउंट नहीं हुआ ना 5 सेंटीमीटर, और इसमें से भी 5 सेंटीमीटर काउंट नहीं हुआ, तो 5 और 5 10 काउंट नहीं हुआ सर। तो 30 और 30 60 माइनस 10 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है भाई। आप इसको एग्जाम में किस तरीके से करते हैं वो 1% भी मैटर नहीं करता। आप ये मत सोचना आपने ऐसे किया है, ऐसे किया है या ऐसे किया है तो आप सुपीरियर हैं या इन्फीरियर हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, फर्क नहीं पड़ता 1% भी। आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं जस्ट हर एक पहलू की अंडरस्टैंडिंग दे रहा था। आपने कैसे भी किया हो बढ़िया है, कैसे भी कर दो एग्जाम में इसको, सारे तरीके एक समान है। आगे बढ़ूं? बताओ। A typist uses a paper of size 32 cm by 20 cm. He leaves a margin of 2 cm each on all the sides. एक टाइपिस्ट है वो इस पेपर को यूज करता है भाई। ये 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 32 सेंटीमीटर लंबा है। वो 2 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ता है चारों तरफ, यानी कि वो टाइप सिर्फ इसी इलाके में करता है। अगर उसने यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ी, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ी, तो 2 + 2 4, 20 में से 4 गए, जहाँ पर वो टाइप कर रहा है उसकी चौड़ाई 16 है। ऐसे ही उसने ऊपर नीचे 2 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ रखी है, तो 32 - 4, 2 ऊपर 2 नीचे, 28 सेंटीमीटर लंबे एरिया में वो टाइप कर रहा है। तो जिस इलाके में वो टाइप कर रहा है उसकी लंबाई है 16/28। ओके। If he leaves a margin of 1 centimeter only on all the side, अगर वो चारों साइड पर 1 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ेगा, then what is the percentage of increase in the area available for typing? तो what is the percentage of increase? कितने परसेंटेज इंक्रीज है किस चीज में? इन द एरिया अवेलेबल फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए जो एरिया अवेलेबल है वो कितने % बढ़ गया? ओके जी, देखते हैं। अगर वो चारों तरफ 1 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ेगा तो टाइपिंग के लिए जो एरिया है वो कितना होगा, बताना जरा। ये 20/32 का है, तो टाइपिंग के लिए वो जो एरिया छोड़ेगा अब की बार 1 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ी है, तो 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ दी, 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ दी, 1 + 1 2, 20 - 2 18। अब की बार 18 लंबाई है, पिछली बार 16 थी। एरिया अवेलेबल फॉर टाइपिंग ज़्यादा है। 1 सेंटीमीटर यहाँ पर छोड़ा, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर छोड़ा, तो 1 और 1 2, 32 में से 2 गए 30। एरिया अवेलेबल फॉर टाइपिंग की लंबाई 30 है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है अब की बार जो एरिया अवेलेबल है टाइपिंग के लिए कितने % बढ़ गया 1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ने के कारण। तो कोई चीज़ किसी चीज़ से कितने % ज़्यादा है, कितने % कम है परसेंटेज में, कोई एक वैल्यू दूसरे की कितने % है, ये सारे काम हम कर सकते हैं रेशियो से, अगर हमें उन दोनों चीज़ों का रेशियो मिल जाए तो, है ना। तो फाइनली एरिया कितना है अवेलेबल फॉर टाइपिंग, वो है 18 × 30। पहले एरिया कितना था, वो था 16 × 28। तो पहले जो एरिया था उसके कंपैरिजन में अब जो एरिया है उनका मैं रेशियो निकाल रहा हूं। ठीक है, निकालते हैं इसी रेशियो से ही पता लग जाएगा। तो भाई 4 से काट दें, 4 चौके 16, 4 से 4 यानी कि 2 बार 2, 1 2 से मैंने इसको काट दिया, 1 2 से मैंने इसको काट दिया, उसके बाद और किसी चीज़ से कटेगा नहीं। ठीक है, तो 15 × 135, और किसी चीज़ से तो कटेगा नहीं ना, 5 और 3 नहीं कटेगा। देन 4 से इसका 56, 112। तो कितने % ज़्यादा है ऊपर वाली वैल्यू, पहले इतना एरिया अवेलेबल था टाइपिंग के लिए, अब इतना एरिया अवेलेबल है, तो कितने % ज़्यादा है, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 23 यूनिट ज़्यादा है कितने पर, 112 पर। तो 23 इज व्हाट % ऑफ 112, वो उत्तर है। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं 23/112 गुणा में 100, सीधा उत्तर आ जाएगा, या फिर अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर लें। तो 112 का कितने % है, 23, ये देख रहे हैं। 112 का 10% कितना है, 112 का 10% है भाई साहब
11.2। मन ही मन में देख सकते हो, एक के बाद पॉइंट लगा के। तो 20% कितना हो जाएगा? तो 20% हो जाएगा मेरे भाई इसका डबल 22.4। हमें देखना है कि 23 जो है वो 112 का कितना परसेंट है, 23। तो हमें इतना पता है कि अगर 112 का 20% लेंगे तो 22.4 आएगा, यानी कि 22.4 से थोड़ा सा बड़ा हमें चाहिए, यानी कि 20% से थोड़ा सा बड़ा हमें चाहिए। तो 20% से थोड़ा सा बड़ा क्या है यहाँ पर? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर हम ऐसे अप्रोक्सीमेट कर पाए तो हम कर लेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं अलाउ करेगा तो गुणा में 100 करके कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग यूज हो रही थी वो परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी यूज हो रही थी। ठीक है भाई, तो एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर बच्चे ऐसे देखते हैं करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट बताओ। पूछ रखा है, हाँ जी सर। तो ऐसे बोलते हैं सर आपको नहीं पता 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछ रखे थे, कितना कैलकुलेटिव था। मैंने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक भी नहीं निकाला। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा कैलकुलेटिव नहीं आता, हमेशा नहीं होता, आता भी है और नहीं भी आता। कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करनी होती, कई में करनी होती हैं। तो जिसमें नहीं करनी होती उसमें भी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेटिव बन ही जाएगा ना पेपर। यही बच्चे करके आते हैं। हर बार जब पेपर होएगा ना, हर बार का काम है ये, एक आधी बार को छोड़कर हमेशा ऐसी खबर फैलती है अब की बार तो कैलकुलेटिव था। क्यों फैलती है? क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है वो कम तैयारी के साथ जाती है, जहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी वहां पर भी कैलकुलेशन करेगी। और जितने ज्यादा मुंह, क्योंकि मैक्सिमम जनता बिना तैयारी के जा रही है, कम तैयारी के साथ जा रही है, तो ये बोलने वाले ज्यादा होते हैं कि भाई पेपर जो है वो कैलकुलेटिव था, ये बोलने वाले कम होते हैं जिन्होंने तैयारी की होती है यार ऐसा भी कुछ नहीं था अगर तुम ठीक तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे तो इन चीजों से डरना नहीं है। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज कि हम इवन कैलकुलेशन भी करेंगे कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो, ये बताओ। In the given figure, the area of the unshaded region is 35% of the area of the shaded region. ये शेडेड रीजन का एरिया है, ये अनशेडेड रीजन का एरिया है। तो जो अनशेडेड रीजन का एरिया है वो 35% है इसके कंपैरिजन में। ठीक है जी, क्या करेंगे? दोनों का एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, और इसके एरिया का 35% निकालकर इसके साथ इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूंगा, शेडेड रीजन का एरिया निकालूंगा। एग्जामिनर बोल रहा है कि शेडेड रीजन का जो एरिया है उसका 35% है अनशेडेड का एरिया। तो शेडेड का एरिया निकालूंगा, उसके गुणा में करूंगा 35/100 और फिर लिख दूंगा अनशेडेड का एरिया। दैट्स इट। मेरे बताने से पहले कर लो फिर। करो, चलिए जी। ये 50 है, ये 80 है, तो शेडेड का एरिया तो आ गया 15 × 80। ओके जी, इसका 35% निकालना है, तो अब मैं लिख दूंगा अनशेडेड का एरिया। तो अनशेडेड रीजन का एरिया कितना होगा? तो इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको बांट लेता हूँ। इसकी चौड़ाई x है, इसकी भी चौड़ाई x है, तो मुझे पता है कि इसकी लंबाई 50 है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, देखो ऐसे। तो ये 50 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई तो है 50 और जिसकी चौड़ाई है x, तो इसका एरिया हो गया 50 × x। ठीक है, ये एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई तो है 80 और जिसकी चौड़ाई है कितनी x, तो इसका एरिया हो गया 80x। इसका एरिया कितना हो गया 80x, इसका एरिया कितना हो गया 50x। 80x + 50x 130x, प्लस में ये एक स्क्वायर बन गया जिसकी साइड जो है वो है x, x × x, तो इसका एरिया हो गया जी x²। तो ये है अनशेडेड रीजन का एरिया। तो दैट्स इट, कैलकुलेट कर लो। तो भाई 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। ठीक है भाई, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है एक बार वो देख लूँ। यहाँ से मैंने एक 5 को उठा लिया, ठीक है भाई, यहाँ से एक 5 को उठा लिया तो ये बन जाएगा 25, और यहाँ से मैंने बिकॉज 25, एक 5 के साथ अगर मैं 1 2 दूँ तो 10 बन जाएगा, 2 5 के साथ 2 बार 2 दूँ तो 100 बन जाएगा। एक 5 को यहाँ से उठाया 25 बन गया, यहाँ से एक 4 को उठा लिया तो 100 बन गया। यहाँ पर क्या बच गया 2, 2 × 7 14, 1400। कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो
एक तो ऑप्शन अपने पास है कि हम इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करें, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, क्योंकि उसने x की वैल्यू पूछी है तो मैं ऑप्शन में से पुट करके देख लूँ। एक बार पुट करके देखो। अगर आप a को पुट करोगे यहां पर तो 20 इंटू 13 2600, 20 इंटू 13 2600। तो इसके अंदर और कुछ भी जोड़ना है, फिर 1400 के इक्वल करना है, यही 1400 से ज़्यादा हो गया तो काट दिया मैंने। फिर 15 को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले 15 को चेक नहीं करूँगा, मैं फिर चेक करूँगा सी को। क्यों सर आप ऐसा क्यों करोगे? यार वो चेक करने में आसान है ना, 20 और 10 चेक करने में आसान है, 20 और 10 से बात नहीं बनी तो फिर 15 को चेक कर लूँगा। तो क्या सर हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे? हमें 4 नहीं चेक करने होते कभी भी, 3 चेक करो, 3 में से एक भी उत्तर नहीं निकला तो फॉर श्योर चौथा होगा ना। एट द मैक्स हमें 3 करने होते हैं, मैक्सिमम 3। ठीक है, तो मैं 10 को चेक करूंगा। तो अगर मैं 10 को यहाँ पर रखूंगा तो 130 इंटू 10, मन ही मन में आप देख लोगे 1300, और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया जी 1400, यानी कि दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट जो हम फिगर करने वाले हैं दैट इज स्क्वायर, यानी कि वर्ग। तो स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर। अब हम इसका मेंसुरेशन 2D वाला पोर्शन पढ़ेंगे, यानी कि इसका एरिया और इसके पेरीमीटर से रिलेटेड बातें। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है, एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड इक्वल है। एक ऐसी रेक्टेंगल, एक ऐसी आयत जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, ऐसे बोल सकते हैं। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड्स की लंबाई सेम है, चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल फिगर है एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। अगर मैं ट्रायंगल्स में बात करूं तो ट्रायंगल में सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्या होगा? ट्रायंगल में सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में सबसे सिमेट्रिकल चीज क्या होगी? क्वाड्रिलेटरल में सबसे सिमेट्रिकल चीज होगी, सबसे सिमेट्रिकल फिगर बनती है जब सारी साइड्स इक्वल हों उस फिगर की और सारे एंगल इक्वल हों, स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। एंड ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू डी ओ। दोनों डायगोनल्स की लंबाई सेम होती है, इक्वल होती है। क्यों? मैंने आपको रिलेशन बताया है साइड्स और डायगोनल्स के अंदर। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं किसी फिगर की तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे, जो कि इस केस में है। अगर सारी साइड्स परपेंडिकुलर होंगी तो डायगोनल्स जो हैं इक्वल होंगे, जो कि इस केस में है। सारी साइड्स इक्वल हैं, है ना, तो डायगोनल परपेंडिकुलर हैं। जी हाँ, सारी साइड्स एक दूसरे की परपेंडिकुलर भी हैं, देखो एडजेसेंट साइड्स जो हैं। हाँ जी सर, तो डायगोनल जो है इक्वल भी होंगे, तो डायगोनल इक्वल भी हैं। तो अगर पूरे पूरे डायगोनल इक्वल हैं तो उनके आधे आधे पोर्शन भी इक्वल होंगे। हाँ जी सर, बिकॉज हर एक पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल तो एक दूसरे को बांटते ही है दो बराबर हिस्सों में। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो। अगर इसकी साइड ए है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? अगर साइड ए है तो ये एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना भैया। ये वाला एंगल भी 45 है, ये वाला एंगल भी 45 है। हाँ जी सर, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2a, √2a। एक 45 45 90 वाली ट्रायंगल। ठीक है, 45 के सामने अगर 1 है तो 90 के सामने √2 है, √2 टाइम्स है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल, अगर 90 डिग्री के सामने ए है, ये 45 45 90 वाली ट्रायंगल है, ये भी 45 45 90 वाली है। तो अगर ये ए है तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा? a/√2। या तो आप ऐसे समझ लो, इसको रट के नहीं रखना है, जस्ट मैं आपको फिगर के साथ कंफर्टेबल कर रहा हूं। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि पूरा डायगोनल अगर √2a है तो उसको अगर आप हाफ करोगे √2a, बिकॉज ये भी हाफ है ये भी हाफ है,
√2a बटे में 2 a/√2। इस फिगर के अंदर क्या क्या चीज है वो सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं बस, ठीक है। तो फिगर को समझ लिया, हाँ जी सर। इसका एरिया क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, तो इसका एरिया क्या होगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है दिस इंटू दिस, और इनके बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो ए और बी दोनों बराबर हैं इसके अंदर, ए इंटू ए, और साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है तो साइन 91, तो ए इंटू ए हो जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया कितना हो गया, a²। ओके जी। और मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है हाफ d1 d2 साइन थीटा। यहां पर क्या है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उसकी जगह हमने यूज कर लिया d। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने क्या किया, हाफ इंटू डी, और थीटा जो है, जो डायगोनल के बीच में जो एंगल है दैट इज 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो हाफ इंटू डी इंटू 1, तो हाफ d²। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। और डायगोनल हम कर चुके हैं √2 इंटू ए। पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है कि जो फिगर है उसके बाहर वाली सारी साइड्स की लंबाई का सम, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। ठीक, इसके आगे लिखा हुआ है 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल की रिलेशनशिप। ठीक है, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल की रिलेशनशिप, ये हम बाद में करेंगे, जब इसके क्वेश्चन आएंगे ना तब एक बार बता दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्वायर के क्वेश्चन करते हैं। The perimeters of 5 squares are 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। 5 स्क्वायर हैं, ठीक है। इन 5 स्क्वायर्स के जो पेरीमीटर्स हैं वो ये हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। एक और स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है हमने, अच्छा जी, जिसका एरिया बराबर है इन सब के एरिया के सम के, इन सब के एरिया के सम के। उस स्क्वायर का एरिया पता है हमें, कैसे आएगा, अगर इन सब के एरिया का सम कर देंगे हम, ठीक है। बताओ, तो अगर इस स्क्वायर का पेरीमीटर 24 है तो साइड कितनी होगी, तो साइड हो जाएगी, आप मन ही मन में बोल सकते हो 24/4 यानी कि 6। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो साइड आ जाएगी 6, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का एरिया है 36। अगले स्क्वायर का पेरीमीटर 32, 4 से डिवाइड करूंगा तो साइड आ जाएगी, 4 8 32, साइड है 8, तो एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ओके जी। अगले स्क्वायर का पेरीमीटर 40, 4 से डिवाइड करूंगा साइड आ जाएगी 10, तो एरिया हो जाएगा जी 10 का स्क्वायर। सो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इन सब के एरिया को जोड़ रहा हूँ, क्यों सर, ताकि जिस स्क्वायर की बात कर रहा है उसका एरिया आ जाए, उसका एरिया बराबर है इन सब के एरिया के सम के। इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 76/4, बिकॉज पेरीमीटर है ये, साइड का 4 गुना होता है, 4 से डिवाइड करूंगा तो साइड आ जाएगी 76/4, 19, 19 का स्क्वायर 361, 80 डिवाइडेड बाई 4 20, 20 का स्क्वायर 400। करो फिर, जोड़ो इसे, ये दोनों हमें देंगे 100, ठीक है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो 4 और एक 5 और एक 6, 600, और ये 961। ये जिस स्क्वायर की एग्जामिनर बात कर रहा है उसका एरिया है, तो ये है जी a²। ए की वैल्यू हो जाएगी जी 31, 31 का स्क्वायर होता है 961, अगर आप स्क्वायर रूट करोगे पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा भाई, इसको 4 गुना कर दो, 4 एकम 4, 4 3 12, 124। पहले हम आसान आसान क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है, वार्म अप करेंगे, धीरे धीरे हमेशा की तरह अपना लेवल बढ़ाएंगे।
द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। दो लाइन सेगमेंट है, उनकी लेंथ अलग अलग है, ठीक है। इनके ऊपर स्क्वायर बनाए गए हैं, ओके जी। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस स्क्वायर की क्या है, स्क्वायर की साइड है, ओके। इनके एरिया का डिफरेंस है जी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ वन इज लॉन्गर देन द अदर बाय 2। अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी लंबाई है a+2, ठीक है। और इनके एरिया के बीच में कितना फर्क है, इनके एरिया के बीच में फर्क है जी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर का। यानी कि ऑफ कोर्स इसका एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि a+2 का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है। कर लो कैलकुलेट। इट इम्प्लाइज दैट, या तो इसके स्क्वायर को खोल लो, या फिर आप मन ही मन में ऐसे भी देख सकते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या इससे कर लो, a प्लस बी अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 2a+2, और a माइनस बी अगर मैं करूँगा तो आ जाएगा जी 2, दैट इज इक्वल टू 32। अगर मैं 2 से काट दूँ तो ये हो जाएगा जी 16। अगर इस 2 को उधर भेज दूंगा तो 16 में से 2 गए 14, 2a इज इक्वल टू 14, देयरफॉर a इज इक्वल टू 7। अगर a की वैल्यू 7 है तो उसने पूछा है लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट, बड़े वाली लाइन सेगमेंट की। यहाँ पर 7 को टिक नहीं मार देना है, बड़े वाले की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर a की वैल्यू 7 है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया 7 + 2 9, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ये बताओ। Find the area of the shaded region if the given figure of square in the given figure of square ABCD। ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, हाँ जी सर। ऑपोजिट साइड सारी इक्वल, ऑपोजिट साइड का चारों ही साइड बराबर होंगी, जी हाँ सर। तो यूज़ करो फिर। हाँ क्या भर रहे हो, हमें इसका एरिया निकालना है। हिंट दे देता हूँ, इन तीनों का एरिया निकाल लो, ठीक है। चलो जी निकालते हैं। स्क्वायर की सारी साइड की लंबाई कितनी है, 16 है। ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं है, डायग्राम बनाने वाले ने वैसे ही कर दिया भाई। पूरी BC की लंबाई 16 है, तो यानी कि स्क्वायर की साइड की लंबाई है 16, तो इन सारी साइड की लंबाई 16 हो जाएगी। तो 16 में से 10 गया, ये हो जाएगा जी 6। 16 में से 8 गया, ये हो जाएगा मेरे भाई 8। 16 में से 6 गया, ये हो जाएगा मेरे भाई 10। हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इन 3 ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिएगा, इन तीनों ट्रायंगल का बेस और उनकी हाइट चाहिए, जो कि मुझे मिल चुका है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 8 × 6 = 48 का हाफ 24, इसका एरिया 24 है। 8 × 6 = 48 का हाफ 24, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्रोडक्ट का हाफ कर रहा हूँ। 10 × 16 160 का आधा 80, ठीक है। पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होना चाहिए था, पूरे स्क्वायर की साइड कितनी है 16, 16 का स्क्वायर कितना है 256। पूरे स्क्वायर का एरिया होना चाहिए था 256, उसमें से अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इन सब के एरिया का सम, ठीक है। 24 और 24 हो गया जी 48, 80 और 40 120, और 8 128, 128 आ जाएगा, ठीक है। इजी, आगे बढ़ें, करोगे अगला, बताओ। PQRS is a square whose side is 20 centimeter. By joining the opposite vertex of PQRS, PQRS एक स्क्वायर है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर की है। By joining the opposite vertices of PQRS, 4 triangles are formed. opposite vertices को हमने मिला दिया और 4 ट्रायंगल बना दी, ठीक है, 4 ट्रायंगल बना दी। What is the sum of perimeters of
दी 4 ट्रायंगल्स, इन चारों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का क्या सम होगा। अगर आप किसी भी स्क्वायर के अंदर, ठीक है, अगर ऐसे डायगोनल्स को मिला देते हैं तो ये जो 4 ट्रायंगल बन रही हैं, ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। ठीक है मेरे भाई, सिमिलर बोल रहा हूँ, सर्वांग सम होती हैं। तो किसी भी एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे और उसको 4 गुना कर देंगे। तो इसकी साइड है जी 20, तो अगर ये 20 है, ठीक है, तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, पूरा डायगोनल हो जाएगा 20√2, साइड का √2। तो 20√2 को मनी मन में हाफ करोगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2, पी से लेकर ओ तक। और ये भी हो जाएगा 10√2, थोड़ी देर पहले बताया है, ये चारों इससे बराबर होंगे। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इस एक का पेरीमीटर हो जाएगा भैया 20 प्लस 10√2 प्लस 10√2, यानी कि 20 प्लस 20√2। ठीक है, ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल हैं, तो उन चारों का कितना हो जाएगा पेरीमीटर, गुणा में 4, ये उत्तर हो जाएगा 80√2 प्लस 80। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट मेरे को एक बेसिक पेस पर ही बताने पड़ते हैं, मैं उससे तेज नहीं बता सकता। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग स्पीड को आप ऊपर नीचे करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं, ये बताओ, ABCD is a square, E is a point on AB such that BE is 17, BE की वैल्यू है जी 17। ओके, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is 84, ट्रायंगल ADE का एरिया 84 है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 84 है। ओके जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है, सोचो क्या कर सकते हैं भैया हम। अगर मैं AE की लंबाई मान लूँ कि ये x है, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 17 प्लस एक्स, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड बराबर है, ये भी हो जाएगी 17 प्लस एक्स। एक ही अननोन है अपने पास, अननोन यानी कि वेरिएबल एक ही है x, इजीली उसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसका एरिया है मेरे भाई 84, उसने 84 बताया है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। इट इम्प्लाइज दैट x इंटू 17 प्लस एक्स इक्वल टू 168। इस दो को मैंने ऊपर भेज दिया। 168 ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट है जिनके बीच में 17 का गैप है, तो 168 को तोड़ो आप। इसको मैं लिख सकता हूँ 21 8 168 क्या इनके बीच में 17 का गैप है, नहीं। और मैं इसको लिख सकता हूँ 24 7 क्या इनके बीच में 17 का गैप है, जी हाँ, तो यानी कि यही वाला होगा। ठीक है, 17 का गैप है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 7 और 17 प्लस एक्स की वैल्यू है 24। ठीक है मेरे भाई, तर अगर हमें ऐसे ना पता चले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे फिर भी ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना है, x की वैल्यू मुझे मिल गई है जी 7, तो अगर x की वैल्यू 7 है तो 17 और 7 24, पूरे स्क्वायर की साइड है 24, तो एरिया हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। इस तरह इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं रेक्टेंगल के अंदर, तो चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो अंडरस्टैंडिंग सेम ही रहेगी। और ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक बार और। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, इस कंसेप्ट में, मतलब मैं एक बार रिवीजन सा उसका करवा दूंगा कि सपोज ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो इट डजेंट मैटर, और इसके अंदर ऐसे रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो मैंने मान ली है जी L। हम इस फॉर्मूला को रटेंगे नहीं, तो मैं फॉर्मूले से बताना ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने मान ली है जी 30 और इसकी चौड़ाई मैंने मान ली है मेरे भाई 20, और इस रास्ते की लंबाई मतलब जो चौड़ाई है वो मैंने मान ली है जी 2। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस पट्टी का एरिया हो जाएगा, इस पट्टी की लंबाई है 30, चौड़ाई है 2, तो 30 दूनी 60। ठीक है,
तो जो अपना पाथ है उसका एरिया हो जाएगा 30 × 2 जमा में ये जो पट्टी है इसका एरिया हो जाएगा 20 × 2 40। अरे डिटेल में बताना चाह रहा हूं मैं एक बार। 20 × 2 माइनस ये जो एरिया है ना स्क्वायर, ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार इस पट्टी में एक बार इस पट्टी में है, तो एक्स्ट्रा एरिया हमने काउंट कर लिया तो वो हम घटा देंगे 2 दूनी 4। ऐसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर आपसे पाथ का एरिया ना पूछकर गार्डन का एरिया पूछ ले तो आप ऐसे करोगे, आप इसी के अंदर इसी फिगर को मन ही मन में ऐसे कर लेंगे। इस रास्ते को खिसकाकर हमने ऐसे कर दिया, मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाई थी लास्ट ही उसके अंदर। इस रास्ते को खिसकाकर नीचे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। इन दोनों रास्तों की चौड़ाई 2 है, तो बिकॉज ये पूरा कितना था, ये पूरा 30 था, तो 30 में से 2 गया, ये बच जाएगा जी 28। ये पूरा था मेरे भाई 20, तो 20 में से 2 गया, ये बच जाएगा 18। तो पाथ का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 28 × 18। पाथ का नहीं, सॉरी, इस गार्डन का, इस पाथ के अलावा जो भी ये 4 हैं इस हिस्से का, ठीक है। क्लियर है? तो जिस भी कंसेप्ट की जहां पर जरूरत पड़ेगी जिस क्वेश्चन में, हम वैसे कर लेंगे। तो देखो बताओ अब, A square garden has 2 roads passing through its middle, both parallel to its sides, ठीक है। Each side of square is 40 मीटर in length, हर एक साइड 40 मीटर है, ठीक है जी, ये 40 मीटर है पूरी। And the width of the roads is 10 मीटर, जो रोड की विड्थ है वो 10 मीटर है, ठीक है जी, ये 10 मीटर है, 10 बाई 10 है ना, ये भी 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का है। Find the total cost of grassing the garden at the rate of ₹20 per meter square and graveling the roads at the rate of ₹25 per meter square। वो ये बोल रहा है कि गार्डन के अंदर तो घास लगाएंगे, उसके अंदर खर्चा आएगा 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 20 रुपए का, और इन रोड के ऊपर हम ग्रेवलिंग करेंगे, ग्रेवल यानी कि कंकड़ बिछाएंगे, उसके ऊपर खर्चा आएगा 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर। एक तो मेथड आपके पास ये है कि आप ये रीजन निकाल लो, जहां पर ग्रास निकलनी है उसका एरिया कितना है वो निकाल लो, गुणा में 20 कर दो, प्लस में, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपए लगने हैं, तो जहां जहां पर भी घास लगनी है उसका एरिया कितना है वो निकाल लो। फिर वो कैसे निकालेंगे ये मैंने बताया आपको। रोड को मन ही मन में ऐसे सरका दो, सबका एरिया आ जाएगा, ठीक है। प्लस में फिर इन रस्तों का एरिया निकाल लेंगे। सर रस्तों का एरिया कैसे निकालेंगे, ऐसे, ठीक है। जो भी अपना पाथ है, ये जो भी अपने रोड है, इनका एरिया निकाल लोगे, और रोड के ऊपर जो पत्थर बिछेंगे उनका रेट है जी 25। 1 मीटर स्क्वायर में 25 रुपए लग रहे हैं, तो हम देखेंगे रोड कितने मीटर स्क्वायर है, जितने भी मीटर स्क्वायर है गुणा में 25, इतने रुपए लगेंगे। ये आ जाएगा जी आपका आंसर। हम ये वाला मेथड फिलहाल फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने 2 क्वेश्चन जानबूझ के मर्ज किए हैं कि एक ही क्वेश्चन में दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अदरवाइज वो करता क्या है पता है, या तो घास लगाने का रेट पूछता है या फिर इन रस्तों का रेट पूछता है, ऐसे ही करता है वो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे वो कंबाइन पूछेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 20 रुपये तो लगने ही लगने हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ जी सर, और इस रोड के ऊपर लगने हैं मेरे भाई 25 रुपये, इस इलाके में 25 रुपये। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि 20 रुपये तो सारे स्क्वायर में ही लग रहे हैं, 5 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं उस एरिया में जहां पर रोड बना हुआ है। यहां पर जो रुपए लग रहे हैं उनको मैं ऐसे सोच सकता हूं कि 20 रुपये तो पूरे स्क्वायर में ही लग रहे हैं। तो मैं सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि पूरे स्क्वायर का जो भी एरिया है गुणा में मैं 20 कर दूं, क्योंकि 20 रुपये तो लगने ही लगने हैं, चाहे घास लगा लो या इसके अंदर ग्रेवलिंग करवा लो। प्लस जो भी अपने ये रोड हैं इनमें 20 के अलावा 5 रुपए और लगेंगे। 20 रुपए तो मैंने पूरे स्क्वायर के अंदर लग ही रहे हैं मेरे, कि पूरे स्क्वायर के अंदर 20 रुपए तो लग ही रहे हैं, लेकिन मैंने सबको 20 रुपए दे दिए। जो घास लगाने वाले थे, मान लो मैंने 2 बंदों को काम दिया, एक से घास लगवा रहा हूँ, एक से रोड बिछवा रहा हूँ। मैंने बोला ये लो भाई 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए। फिर घास वाला तो चला गया, फिर रोड वाला आया कि यार 25 रुपए देने थे मेरे को, ओ हाँ 5 रुपए और ले ले। ये कहानी है कि पूरे स्क्वायर में 20 रुपए तो लग ही रहे हैं, जहां पर रोड बिछ रहा है वहां पर 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी।
ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये रटवाने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन है जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो स्क्वायर का एरिया है मेरे भाई 40 इंटू 40 1620 रुपये लग रहे हैं। प्लस में पाथ का एरिया कितना है अभी निकाल देते हैं। ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया है 40 इंटू 10 400। इस स्ट्रिप का एरिया भी वही होएगा 40 इंटू 10 400। तो टोटल एरिया हो गया मेरे भाई 800। माइनस में जब मैंने दोनों स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट किया तो इस स्क्वायर के एरिया को 2 बार कैलकुलेट कर लिया। तो 10 इंटू 10 100 को मैंने 2 बार कैलकुलेट कर लिया। तो इन दोनों रोड्स का जो एरिया है दैट इज 700 और एक्स्ट्रा 5 रुपये लगने हैं यहाँ पर। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 32,000 प्लस में 700 इंटू 5 3500 35,500। ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल का क्या मतलब था उस रिलेशनशिप का। देखो all squares are similar shapes। सारे स्क्वायर जो हैं वो सिमिलर शेप्स होते हैं। सिमिलर यानी कि जो मैं सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा था, हिंदी में जिसको समरूप बोलते हैं, वो समरूप शेप होते हैं सारे स्क्वायर्स भी। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल रेगुलर फिगर्स यानी कि सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है छोटी सी और एक बड़ी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को जैसे आप फोन में जूम करते हो ना, ऐसे ऐसे जूम कर करके इतना बड़ा इजीली बना पाऊंगा, ये इसके ऊपर इसको जूम कर करके इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठ जाएगी। अब कई बच्चों के मन में आएगा ऐसे तो किन्हीं भी ट्रायंगल को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये एक छोटी सी ट्रायंगल है और एक बड़ी सी ट्रायंगल है, क्या कभी भी ऐसा होगा? आपने इसकी साइड्स को यानी कि इस एंगल को नहीं बदलना, कुछ भी नहीं बदलना, सिर्फ जूम करके इसके साइज को बदलना है, सिर्फ साइज को। कभी भी इसको इसके ऊपर रख पाओगे? क्योंकि इनकी शेप एक जैसी नहीं है। जब शेप एक जैसी हो उनको हम सिमिलर बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। समरूप ट्रायंगल के अंदर हमने किया था, जब ट्रायंगल सिमिलर थी तो मैंने जूम करके एक दूसरे के ऊपर रखा था। ठीक है, तो जो रेगुलर फिगर होती है ना, रेगुलर फिगर का क्या मतलब है? जो सम आकृति है, सम का क्या मतलब है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे एंगल 60 60 60, सारी साइड इक्वल हैं, तो सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हैं। ऐसे ही सारे स्क्वायर्स, सारी रेक्टेंगल भी सिमिलर नहीं है। कैसे सर? देखो, एक रेक्टेंगल तो इस टाइप की हो सकती है और एक रेक्टेंगल ऐसी भी हो सकती है, ऐसी। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अलग रेशियो है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अलग रेशियो है। इसको अगर आप जूम करोगे तो इसकी लंबाई अगर इस लंबाई के बराबर कर दोगे तो चौड़ाई तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये कभी भी इसको कवर कर ही नहीं पाएगी। तो सारी रेक्टेंगल नहीं होती सिमिलर, सारे स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं। अगर मैं बात करूं पेंटागन की, पंचभुज की, रेगुलर पेंटागन, एक ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, भले ही 5 साइड हो और सारे एंगल इक्वल हैं, तो सारे रेगुलर पेंटागन्स सिमिलर हैं, सारे रेगुलर हेक्सागन्स सिमिलर हैं, सारे सर्कल्स सिमिलर हैं। समझ में आ गई सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं? ठीक है, तो जितनी भी सिमिलर फिगर हैं उनके अंदर लगता है ये वाला रूल। 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल जो रिलेशनशिप्स हैं ये उनके अंदर ट्रू होते हैं। ये हमने यूज किए थे जब ट्रायंगल्स सिमिलर थी। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर पहली बार मैंने आपको ये बताया। ठीक, तो अब हम देखते हैं, आ जाओ। तो मान लो मेरे पास 2 स्क्वायर हैं, कोई भी 2 स्क्वायर हैं दुनिया के। ठीक है, सपोज इनकी साइड्स का रेशियो है A:B, तो इनके पेरीमीटर्स का रेशियो
भी ए इज टू बी होगा, ठीक है। इनके डायगोनल का रेशियो भी ए इज टू बी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो साइड है वो भी एक वन डायमेंशनल चीज है। साइड की लंबाई बोल रहा हूं, साइड की आप लेंथ निकालोगे, पेरीमीटर की भी लेंथ निकालोगे, ऐसे ऐसे वन डायमेंशनल चीजें हैं। डायगोनल की भी ऐसे लेंथ निकालोगे। अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं, इसके अंदर एक सर्कल बना दूं और उन दोनों सर्कल के रेडियस को कंपेयर करूं, उनका भी ए इज टू बी रेशियो होएगा। इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को इस सर्कल के सरकमफ्रेंस से कंपेयर करूं तो उसका रेशियो भी ए इज टू बी होएगा। लेकिन अगर मैं बात करने लग जाऊं 2D चीजों की, यानी कि दोनों इन सर्कल्स का एरिया अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊं तो उसका रेशियो होएगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अगर इनकी साइड्स का रेशियो है ए इज टू बी तो इनके एरिया का रेशियो होगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अगर इनकी साइड्स का जो भी रेशियो है वही इनके पेरीमीटर का रेशियो होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार एग्जामिनर आपको इनके पेरीमीटर का रेशियो बता देगा और एरिया का रेशियो पूछ लेगा, तो भैया जितनी भी वन डायमेंशनल चीजें उन सबका सेम ही रेशियो होएगा। अगर पेरीमीटर का रेशियो ए इज टू बी है तो साइड्स का रेशियो भी ए इज टू बी ही होएगा, ठीक है। इनके डायगोनल की लंबाइयों का रेशियो भी वही होएगा। क्लियर है भाई? तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो ये अपने दो स्क्वायर हैं, इसकी साइड है 20, इसकी साइड है 30, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या है? इनकी साइड्स का रेशियो है सर 2:3। तो इनके पेरीमीटर का, इनके डायगोनल का ये रेशियो भी 2:3 होएगा और इनके एरियाज का रेशियो होएगा 4:9। 4:9। इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं। अगर अपने पास दो स्क्वायर हैं, इनकी साइड्स का रेशियो है मेरे भाई 1:2, यानी कि इसकी साइड से डबल है, तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होएगा? इनके एरियाज का रेशियो होएगा 1:4। मैंने इसको भी स्क्वायर किया है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं देखो, अगर इनकी साइड्स का रेशियो 1:3 तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:9, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं, मैंने अगर किसी भी स्क्वायर की साइड को डबल किया तो उसका एरिया डबल नहीं होएगा। अगर मैंने किसी भी स्क्वायर की साइड को 2 टाइम्स किया तो एरिया 2 टाइम्स नहीं होएगा। एरिया जितने भी गुना आप करोगे उसका स्क्वायर टाइम्स होएगा। साइड 2 गुना है तो एरिया कितने गुना है? 4 गुना। अगर साइड 3 गुना कर दी तो एरिया 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। क्योंकि अगर साइड्स का रेशियो 1:3 हुआ तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:9। तो अगर आप किसी स्क्वायर की साइड को 3 गुना कर दोगे, एरिया में क्या चेंज आ जाएगा? वो 9 गुना हो जाएगी। साइड में जो भी चेंज करोगे एरिया में उसका स्क्वायर के टाइम्स चेंज आएगा। अगर आपने किसी स्क्वायर की साइड को बढ़ा दिया और एरिया हो गया 4 गुना, तो इसका मतलब साइड कितने गुना हुई होगी? एरिया 4 गुना हुआ है, अंडर रूट लगा दो, √4 = 2, यानी कि एरिया 2 गुना हुआ होगा, ठीक है। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई अगर इस स्क्वायर के कंपैरिजन में उस स्क्वायर की साइड अगर k टाइम्स हुई है, k गुना हुई है, तो जो एरिया है वो k² टाइम्स होगा। साइड 5 गुना कर दोगे तो एरिया 25 गुना हो जाएगा। अगर मैं आपको एरिया के बारे में बता दूं कि यार एक स्क्वायर की साइड मैंने बदल दी, या फिर दो स्क्वायर हैं, इस स्क्वायर के कंपैरिजन में इस स्क्वायर का एरिया 10 गुना है, तो अगर एरिया 10 गुना है तो साइड जो है पक्का √10 गुना होगी, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। आगे बढ़ूं, इसको यूज कर लें। चलो भाई, इफ द डायगोनल्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इन दिस रेशियो देन द एरियाज विल बी इन दिस रेशियो। तो भैया जो डायगोनल का रेशियो है वही साइड्स का रेशियो होगा, वही पेरीमीटर का रेशियो होगा, वो है 2:5। तो इनके एरियाज का क्या रेशियो होगा? एरियाज का रेशियो होगा 4:25। ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, बताओ। इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, तो एरियाज का रेशियो
है 225:256। तो इनकी चाहे वो आपसे इनकी साइड का रेशियो पूछ ले, साइड्स का, इनके डायगोनल्स का रेशियो पूछ ले, इनके पेरीमीटर्स का रेशियो पूछ ले, वो यही होना है, यानी कि 15:16। किसका पूछा है? रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, क्योंकि ये सारी इसकी वन डायमेंशनल आइडेंटिटीज है, ये टू डायमेंशनल आइडेंटिटी है। वन डायमेंशनल रिस्पेक्टिव वन डायमेंशनल आइडेंटिटीज का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर में रेशियो होगा टू डायमेंशनल आइडेंटिटीज का। ठीक है, आगे बढ़ू। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। ये बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर के एरिया का रेशियो निकालना है उस स्क्वायर के एरिया से जो इसके डायगोनल पर ड्रॉ किया गया है। तो आपको ये पता है कि इस स्क्वायर की साइड जो है उसके कंपैरिजन में इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कितने गुना है? डायगोनल जो है वो √2 गुना है, पता है ना √2 गुना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस वाले स्क्वायर की जो भी साइड है, ये जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी साइड उससे √2 गुना है। तो अगर साइड √2 गुना हो गई तो एरिया √2 का स्क्वायर 2 गुना हो जाएगा, एरिया 2 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से बताऊं, एक तो छोटे वाला स्क्वायर है और एक बड़े वाला स्क्वायर है। जो बड़े वाला स्क्वायर है वो छोटे वाले स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि अगर छोटे वाले स्क्वायर की साइड a है तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड जो कि छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल है, तो छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा? √2 टाइम्स, साइड का √2 टाइम्स होता है। तो यानी कि छोटे वाले स्क्वायर की साइड के कंपैरिजन में बड़े वाले स्क्वायर की साइड √2 गुना है। तो अगर साइड √2 गुना है तो एरिया 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो उनके एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। अगर किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आया जो मैंने बताया है तो एक बार फिर से सुन लेना, ठीक है। साफ साफ शब्दों में बताया है। ये देखो, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल। तो एरिया कितने गुना है भैया? एरिया 2 टाइम्स है, एरिया 2 गुना है, 2 टाइम्स। एरिया एक 2 डायमेंशनल चीज है, 2 स्क्वायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उस स्क्वायर का एरिया अगर 2 गुना है तो उस स्क्वायर की 1 डायमेंशनल चीजें, यानी कि डायगोनल हो गया, पेरीमीटर हो गया, साइड हो गई, किसी भी चीज के बारे में बात करेगा वो हो जाएंगी √2 टाइम्स। हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके कंपैरिजन में दूसरे स्क्वायर का एरिया 2 गुना है, तो इस स्क्वायर के डायगोनल के कंपैरिजन में उस स्क्वायर का डायगोनल √2 टाइम्स होएगा। इस स्क्वायर के पेरीमीटर के कंपैरिजन में उस स्क्वायर का पेरीमीटर √2 टाइम होगा। इस स्क्वायर की साइड के कंपैरिजन में उस स्क्वायर की साइड जो है √2 टाइम्स होगी। ये हमें देख के ही पता लग जाएगा किसी स्क्वायर का डायगोनल इतना है, ओके जी। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का डायगोनल बताओ जिसका एरिया डबल है, एरिया डबल है, 2 गुना है, तो डायगोनल √2 टाइम्स होगा। तो इस स्क्वायर का डायगोनल 4√2 है तो उसका डायगोनल 4√2 इंटू √2 यानी कि 8 गुना होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर a इज a + b, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 8 टाइम्स, एरिया जो है 8 टाइम्स होगा तो डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा √8, 2√2 टाइम्स, ठीक है भाई। तो किसी स्क्वायर का एरिया है a + b, इस स्क्वायर के कंपैरिजन में एक दूसरा स्क्वायर है, इसी स्क्वायर का सॉरी डायगोनल है a + b, तो एक दूसरा स्क्वायर है, इसका एरिया जो है वो 8 गुना है, एरिया। एरिया अगर 8 गुना चल रहा है भाई साहब, तो ये जो डायगोनल है ये √8 गुना चलेगा। एरिया एक 2 डायमेंशनल चीज़ है, 2D चीज़ है, और डायगोनल 1D चीज़ है, 1 डायमेंशनल। तो √8 गुना यानी कि 2√2 गुना, यानी कि a + b का 2√2 टाइम्स।
ठीक है, आगे बढ़ जाएं, बताओ। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए is a plus b unit. What is the area in square unit of the square drawn on the diagonal of square b whose area is twice that of area of a? क्या है ये तो प्यार से करेंगे। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसके अंदर लैंग्वेज आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल कर रही हो, अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में हम उसे स्किप कर देंगे। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन मुश्किल है? नहीं, हो सकता है मुश्किल हो सकता है आसान हो सकता है मॉडरेट हो, बट वो फिलहाल हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो फर्स्ट राउंड के अंदर हम ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, बिकॉज वो अनकंफर्टेबल करेगा तो स्लो होके शांति से करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट करेगा। तो फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन को हम हाथ नहीं लगाते जो किसी भी वजह से हमारे फ्लो को तोड़ रहे हो, चाहे टीयर 1 की बात हो या टीयर 2 की बात हो। जब हम अटेम्प्ट करेंगे, और जो भी बातें मैं आपको बताता हूं कि हम पेपर में ऐसा करेंगे, वही सारी बातें आप मॉक में करोगे। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि मॉक में अलग करो, पेपर में अलग करो। प्रैक्टिस तो अलग चीज़ की कर ली, बोला रियल एग्जाम में ऐसे करूंगा, कैसे कर दोगे? प्रैक्टिस तो उसी की करोगे। तो जो भी मैं आपको बातें एग्जाम में करने के लिए बोलता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट आप मॉक्स के अंदर करोगे। ठीक है मेरे भाई? हाँ, तो अब हम इसको शांति से पढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है यार क्या क्या चीज़ है, तो शांति से करो, सबको ऐसा लग रहा होगा। चलिए, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए, एक स्क्वायर ए है, इसका जो डायगोनल है भैया दैट इज ए प्लस बी। अब मैं प्यार से बढ़ूंगा आगे। ओके, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट, ओके, ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी। मेरे पास एक स्क्वायर बी है, इसके डायगोनल के ऊपर जो स्क्वायर ड्रॉ किया जाएगा उसका एरिया क्या है, यानी कि इस स्क्वायर का एरिया बोल रहे हैं। तो बता देंगे व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी। स्क्वायर बी के डायगोनल के ऊपर ड्रॉ किया गया है जो स्क्वायर है, इसका हमने एरिया बताना है। हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए। इसको मैं एक बार फिर से बताता हूं, देखो हिंदी में बताता हूं। ये बोल रहा है स्क्वायर ए का डायगोनल ए प्लस बी है, एक और स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होगा? वो स्क्वायर बनाया गया है स्क्वायर बी के विकर्ण के ऊपर, स्क्वायर बी के डायगोनल के ऊपर, जिसका एरिया डबल है ए के कंपैरिजन में, यानी कि वो स्क्वायर बी की बात कर रहा है। स्क्वायर बी का एरिया है ए के कंपैरिजन में डबल। ठीक है भाई, इस स्क्वायर को मैं नाम दे देता हूं जी सी। एक बार फिर से बता दूं, हो सकता है एक आधे बच्चे को समझ में ना आई हो। ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैंने बनाया, किसके डायगोनल के ऊपर बनाया? स्क्वायर बी के डायगोनल के ऊपर बनाया। स्क्वायर बी के डायगोनल के ऊपर बनाया जिसका एरिया ए के कंपैरिजन में डबल है, यानी कि स्क्वायर बी का एरिया ए के कंपैरिजन में डबल है। तो हमें बताना है कि भाई व्हाट इज द एरिया, इस स्क्वायर सी का एरिया बताओ। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इसकी साइड निकाल लो, बात खत्म। अब स्क्वायर ए और बी को ध्यान से देखो। स्क्वायर ए के कंपैरिजन में स्क्वायर बी का जो एरिया है, एरिया इज 2 टाइम्स। तो डायगोनल कितने टाइम्स हो जाएगा? डायगोनल एक क्या बोलते हैं उसको, 1 डायमेंशनल चीज़ है, ये 2 डायमेंशनल चीज़ है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स। प्यार से लिख रहा हूँ मैं। तो इसका डायगोनल ए प्लस बी है, तो इसका डायगोनल हो जाएगा जी ए प्लस बी इंटू √2। अगर मुझे स्क्वायर बी का डायगोनल मिल गया, यानी कि मुझे स्क्वायर सी की साइड मिल गई, तो अगर साइड ये है तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, ए प्लस बी का स्क्वायर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है कि एक टफ क्वेश्चन है। इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है कि वो अनकंफर्टेबल करेगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं अप्रोक्सीमेटली 80% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इसमें गलत करके आ जाएंगे। क्यों गलत करके आ जाएंगे बताऊं? क्योंकि वो इसको करेंगे, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे। थोड़ा सा जब आपका किसी क्वेश्चन के ऊपर टाइम लग जाता है तो आपके हाथ पैर फूलते हैं कि जल्दी करूँ जल्दी करूँ। आप ऐसे सोचते हो इस क्वेश्चन को इतना टाइम दे दिया तो अब मैं इसे जल्दी करना चाहता हूँ, अब मैं बिना करे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि इतना टाइम दे दिया तो करके ही चला जाता हूँ। तो फिर आप क्या करते हो? आप जल्दी भी करने की सोचते हो जिसमें सिली मिस्टेक होएगी, हड़बड़ाहट में, तो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आ जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
आप जिस तरह के इंसान हैं वैसे ही इंसान पेपर के अंदर बैठे हैं। आपको कोई चीज अनकंफर्टेबल कर रही है तो उसको भी अनकंफर्टेबल कर रही है। तो हड़बड़ाहट में मत आया करो। फर्स्ट राउंड में ऐसी चीजों को छोड़ दो जो ज्यादा टाइम लेंगी, उसके बाद शांति से उनको कर लो। ठीक है, अगर आप ये काम भी कर गए शांति से, उसको बाद में कर गए बिना हड़बड़ाहट के, तो आप मैक्सिमम जनता से आगे हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ भाई, in the adjoining figure PQRS is a square of maximum possible area। PQRS एक स्क्वायर है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का। ओके, विच इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सेमी सर्कल, जो एक सेमी सर्कल के द्वारा सर्कमस्क्राइब किया गया है। पॉइंट्स आर एंड एस लाई ऑन द डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी के ऊपर है आर और एस। ठीक है, दिख रहे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। सर्कल का रेडियस आर है तो इस स्क्वायर का एरिया बताया, एरिया पूछा है। एरिया पूछा है तो अगर आपको इसकी साइड पता लग जाए तो एरिया आप बता ही दोगे। तो इन ए वे हमें इस सेमी सर्कल का रेडियस पता है और स्क्वायर की साइड पता करनी है। करो, हिंट दे देता हूं। ऐसे केसेस में मैक्सिमम कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनानी पड़ेगी। उस राइट एंगल ट्रायंगल के, बिकॉज हमें दिया क्या है, हमें दिया है रेडियस, और हमसे पूछी क्या है, हमसे पूछी है स्क्वायर की साइड। तो एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसके अंदर रेडियस और स्क्वायर की साइड इन्वॉल्व हो। उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और जो भी हमने निकालना है वो निकाल लें। ठीक है जी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि मान लो ये एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर आपने एक स्क्वायर डाला है ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो आप इसको ऐसे तो नहीं डालोगे ना, साथ ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का, आपको बड़े से बड़ा बनाना पड़ेगा। इससे भी बड़ा बन सकता है ऐसे। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का जो स्क्वायर बनेगा उसके ये जो दोनों पॉइंट हैं ये इसको टच करेंगे। आप इसको इधर ऐसे आगे भी नहीं लेके जा सकते। जैसे यहां पर आपको लग रहा होगा सर थोड़ा सा राइट में और बड़ा रख दो, थोड़ा राइट में, इतना भी नहीं है कि राइट में रखने से बड़ा हो जा रहा है, ये राइट में रखोगे तो भी छोटा होगा। तो बिल्कुल बीच में रखोगे ना तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल बीच में। यानी कि ये बिल्कुल बीच में रखा है ये स्क्वायर इसके, यानी कि ये जो सेंटर है ना ये स्क्वायर की साइड को भी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, सिमेट्री के कारण बिल्कुल बीच में रखा है ये, बिल्कुल बीच में, तभी मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का होगा। करूं फिर अब, चलो जी देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी अपनी ये वाली CRQ। ठीक है, ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जिनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि जब भी ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी आप इजीली बना लोगे। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करूंगा आपकी अपने आप टेंशन मत लो। देखो, अगर मैं C से Q को जोड़ देता हूं तो C और Q बन गया जी अपना R। ठीक है, और C से लेकर R तक ये बन जाएगा पूरी साइड का हाफ। तो पूरी साइड को मैं मान लेता हूं 2x, तो ये हो जाएगा जी x। ठीक है, क्यों, ये मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का स्क्वायर बनाना है तो बिल्कुल बीच में बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिकल फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, और Q से लेकर R तक स्क्वायर की साइड है वो भी हो जाएगी जी 2x। तो यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है उसके अंदर सिर्फ x है, स्क्वायर की साइड है जो मैंने निकालनी है, और रेडियस है जो गिवन है। सिर्फ दो ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल गिवन है तो मैं इजीली निकाल लूंगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। ओके जी, तो आर स्क्वायर, या फिर इनसे लगा देता हूं 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 5। ठीक है, और मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एरिया। इस स्क्वायर का एरिया कितना है, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू, स्क्वायर की साइड है 2x, तो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो इस x स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं। तो 4/5 आर स्क्वायर, 4/5 आर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़े।
कहीं पर भी आपका दिल करे कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे एक बार और करना है, तो वीडियो के अंदर पीछे जाके दोबारा से कर लिया करो, बिल्कुल आम बात है। कभी भी आपको सीखते वक्त दूसरे से ऐसे कंपैरिजन नहीं करना कि दूसरों ने तो कम टाइम में सीख लिया होगा, मैं ही हूँ जो पीछे रह गया। यार मेन बात है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, बस वो मेन बात है, वो मैटर करता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स करेंगे, मॉक्स के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ये चीज़ काम में नहीं आएगी कि किसने कितने टाइम में सीखा, ये चीज़ काम में आएगी कि किसने अच्छे से सीखा। खुद से ऐसे कंपटीशन रखो, हेल्दी रहेगा, अननेसेसरी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे शांत दिमाग के साथ। ठीक, बताओ अब। इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा। ठीक है, पूरा सर्कल होता है, उसको अगर आप ऐसे, ये सेंटर है, ऐसे बीच से काट दोगे तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे काट दोगे तो एक क्वाड्रेंट बन जाएंगे, 4 क्वाड्रेंट। ये तो एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, क्वाड्रेंट ACB, ये पूरा यानी कि 90 डिग्री का है ये। चतुर्थांश, हिंदी में इसको चतुर्थ, चतुर्थ यानी कि चौथा हिस्सा, अंश यानी कि हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा बोलते हैं। ओके जी। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर PRQC क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया यानी कि ये इसको टच कर रहा है क्वाड्रेंट को। ठीक है जी। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R, सर्कल का रेडियस R है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो स्क्वायर की साइड निकालनी है हमने, बस सर्कल का रेडियस उसने हमें दे दिया है। तो सर्कल का रेडियस अगर R है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होएगा, ध्यान से देखो, ये सर्कल का सेंटर है, हाँ जी सर, और ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, परिधि है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका रेडियस होएगा, हाँ जी सर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी R, और C से लेकर R तक ये डायगोनल है, किसका, स्क्वायर का डायगोनल है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू R स्क्वायर, एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, खत्म। तो क्या हम इसको मेंटली कर सकते थे, बताओ कर सकते थे कि नहीं, आगे बढ़ूं, बताओ। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्कल, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 2015 में आया था CGL Tier 1 में। तब क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन आते थे, ऑनेस्टली बताऊं मैं 50 में से 49 ही करके आया था, वो सारे ठीक थे 49, ये एक क्वेश्चन नहीं करके आया था मैं एग्जाम में। तब मैं आप ही की तरह स्टूडेंट था, इसलिए मेरे को ये याद है कि हाँ, चलो करते हैं भाई। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्कल इन सच ए मैनर, एक स्क्वायर जो है क्वार्टर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर रखा है। ये क्वार्टर सर्कल है, सर्कल का चौथा हिस्सा, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। इन सच ए मैनर दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस का क्या मतलब है, मान लो एक स्क्वायर है, ये दोनों वर्टिसेस, ये दोनों शीर्ष जो है एक दूसरे के आसपास वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे के आसपास वाले हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो दो एडजेसेंट वर्टिसेस, द टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस लाई ऑन टू रेडियाई, ये दोनों रेडियाई हैं, ये दोनों त्रिज्याएं हैं इसकी, तो दो एडजेसेंट वर्टिसेस यहां पर लाई करते हैं इसके। ठीक है जी। एट एन इक्वल डिस्टेंस, एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। स्क्वायर के दो रेडियाई, स्क्वायर के दो एडजेसेंट वर्टिसेस ऐसे हैं, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर। ये टेढ़ा भी तो हो सकता था, स्क्वायर के ऐसे ऐसे भी तो रखा हो सकता था कि यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस छोटा हो, ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर रखोगे और बाकी के दोनों वर्टिसेस फिर यहाँ पर वो टच करा सकता है, नहीं तो फिर ये टच ही नहीं होंगे, एक यहाँ पर आ जाएगा, बाकी के दोनों वर्टिसेस टच कर रहे हैं।
while the other two vertices lie on the circular arc. ओके जी. If the square has sides of length x, स्क्वायर की साइड की लंबाई x है, then the radius of the circle, तो सर्कल का रेडियस कितना होगा? तो स्क्वायर की साइड हमें पता है, ओके. सर्कल का रेडियस हमें निकालना है. तो सर्कल के रेडियस और स्क्वायर की साइड से कोई राइट एंगल ट्रायंगल या कैसे भी कोई बनती हो. एक बात मैं आपको बता दूं, सिमेट्रिकल फिगर बनी है बिल्कुल, ठीक है. सोचो, हिंट दे देता हूं मैं आपको. हिंट है भाई कि हमें स्क्वायर की साइड और सर्कल के रेडियस, इनके बीच में कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है. तो स्क्वायर की साइड की बजाय आप स्क्वायर की डायगोनल और रेडियस के बीच में कुछ बन रहा है. अगर आपने पहले ट्राई कर लिया है तो ये हिंट आपके लिए, स्क्वायर का डायगोनल. देखो सर्कल का जो रेडियस है वो तो होएगा भाई यहां से लेकर इस एंड तक कोई भी अगर लाइन होएगी वो होएगा, ठीक है. ओके. तो साइड के साथ ना बात बने तो रेडियस के साथ बन जाए. नहीं, अगर नहीं आपको स्ट्राइक हो रहा तो कोई नहीं, अभी बताते हैं. देखो उसने हमें क्या बताया है, उसने हमें बताया है स्क्वायर पी क्यू आर एस कर देते हैं हम कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू. तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी और राइट एंगल ट्रायंगल होगी. तो ये हो जाएगा जी 45 45. ओके. और हमें पता है अगर मैं स्क्वायर की साइड को लूं तो स्क्वायर की साइड, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर की साइड और पूरे सर्कल के रेडियस को लेकर मैं बना ही नहीं पा रहा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बना पा रहा मैं इनको इन्वॉल्व करके, ठीक है. अगर मैं इसका ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दूं तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 45 45 ऐसे इस एंगल को डिवाइड कर देता है ना. तो फिर ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का हो गया ना भाई, ये वाला एंगल तो 45 45. अब P से लेकर Q तक अगर मुझे स्क्वायर की साइड पता है तो मुझे डायगोनल भी पता ही है ना. हाँ जी सर. और A से लेकर R तक ये है रेडियस, ठीक है. मैं जो आपको गाइड करता हूं ना कि आप एग्जाम में ऐसे करोगे वैसे करोगे, मैं ऐसे हवा में गाइड नहीं करता कि मैं यहाँ पर एसी कमरे में बैठा हूँ मुझे पता ही नहीं एग्जाम हॉल में क्या होता है. भाई साहब बहुत सारे एग्जाम देकर क्रैक किए हैं, बहुत सारे एग्जाम, ठीक है. और फिर मैं जो बच्चे हैं जो मेरे टच में रहते हैं उनसे मैं रेगुलर फीडबैक भी लेता रहता हूँ कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तभी मैं आप सबको गाइड कर पाऊंगा, ठीक है. तो एक 100% प्रैक्टिकल एफिशिएंट गाइडेंस मैं आपको देता हूं जो वाकई में काम करेगी, बहुत ही बढ़िया, सिर्फ काम नहीं करेगी, बढ़िया तरीके से काम करेगी, ठीक है. और मुझे ऐसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं. ऑनेस्टली जो चीज़ अचीव करनी पॉसिबल है वो मैं आपको बताऊंगा, जो गलती होनी पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यार यहाँ पर गलती भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. अननेसेसरीली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मैं आपकी नहीं चढ़ाऊंगा जिससे आपके ऊपर बर्डन आ जाए, ठीक है. बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है. मैं आपको बता रहा हूं अगर आप मेरे साथ इस जर्नी पर चलेंगे फॉर श्योर, अगर आप डेडिकेटेड हैं यू विल गेट ए जॉब. इस चीज को इस डाउट को मन से ही निकाल दो कि सर जोर तो लगा दो बट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी. मैं बोल रहा हूं निकाल दो डाउट ये अपने मन से, जॉब मिलेगी. आप कितना जोर लगा रहे हो या आपकी लाइफ में क्या परेशानी आ रही है उससे थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है. अगर आप डेडिकेटेडली उन परेशानियों को हटाकर नजरअंदाज कर कर इसी अटेम्प्ट में मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो ये गारंटी है कि इसी अटेम्प्ट में जॉब मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है. चलो जी, तो ए से लेकर आर तक अपने पास उसने क्या बताया था, स्क्वायर की साइड है एक्स. तो देखो अगर स्क्वायर की साइड एक्स है तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. हाँ जी. तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है राइट एंगल जिसका हाइपोटेन्यूज एक्स है. अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई रूट 2. भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमें पता है तो 45 डिग्री के सामने वाली पता करनी है तो रूट 2 से डिवाइड करेंगे. अगर 45 के सामने वाली पता है और 90 के सामने वाली पता करनी है तो रूट 2 से गुणा करेंगे. ए पी की वैल्यू आ गई. हाँ जी सर. और ए से लेकर आर तक की वैल्यू क्या है सर, ये इसका रेडियस है सर्कल का. हाँ जी. और पी से लेकर आर तक क्या है, ये सर डायगोनल है स्क्वायर का. तो अगर स्क्वायर की साइड एक्स है तो डायगोनल होएगा रूट 2 एक्स.
तो बस लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ARP। AR का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 1 5/2 x स्क्वायर। स्क्वायर की साइड x है तो रेडियस बताना है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी √5/2 x। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भाई, बताओ। शायद हम सारे क्वेश्चन स्क्वायर वाले इसी वीडियो में कर देंगे। मैं एक बार नज़र मार लूँ कितने क्वेश्चन है। लेट मी किल द साइट। बढ़िया भाई, 4 क्वेश्चन है, इजीली कर देंगे। बताओ भाई। पॉइंट्स EFG एंड H लाई ऑन द साइड्स ऑफ AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ABCD। हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD। इसके ऊपर पॉइंट है EFGH। ठीक है, इफ EFGH इज ऑल्सो ए स्क्वायर, EFGH भी एक स्क्वायर है। तो यहां पर अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो। उसने हमें पता है क्या बोला है, उसने हमें यह बोला है कि पॉइंट्स EFGH हैं इस स्क्वायर के ऊपर। तो E एक बार रख लो, FGH, ये भी एक स्क्वायर है। सबसे पहले तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप ये स्क्वायर बना पाओगे, नहीं तो अजीब सी फिगर बना दोगे। EFGH पॉइंट E कहाँ पर है, पॉइंट E उसने AB पर बताया, F चलो ये तो मैंने ठीक बना दिया, FBC पर CD पर। ठीक है, तो उसने एक स्क्वायर के अंदर ऐसे एक स्क्वायर बनाया हुआ है ऐसे टेढ़ा करके। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एक बार। अगर मैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमेट्रिकल फिगर है, इसके अंदर अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनेगा। मैं इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर ये लूंगा एक पॉइंट, यहां से जितनी दूरी पर मैंने लिया यहां से भी उतनी ही दूरी पर लूंगा, और यहां से भी उतनी ही दूरी पर लगभग अंदाजन लूंगा। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनेगी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक बार फिर से बताता हूं। देखो मैं करूंगा क्या मेरे भाई, मैं इसकी तीनों साइड के ऊपर 3 पॉइंट मार्क करूंगा। अगर मैं एक पॉइंट मार्क करता हूं तो 2 हिस्सों में टूट जाती है साइड। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर AP की 2 हिस्सों में टूट गई, तो हमें एक बात पता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तीनों साइड इक्वल हैं, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ जी, तो पॉइंट P ने इसको 2 हिस्सों में तोड़ा है। मैंने मान लिया कि ये वाला हिस्सा A यूनिट है, ये वाला हिस्सा B यूनिट है। तो यहां पर भी इस साइड को ऐसे ही 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, AB A यूनिट B यूनिट, A यूनिट B यूनिट, ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। यहां से यहां तक ये जितनी दूर था उतनी ही दूर इसको होना पड़ेगा, उतनी ही दूर इसको, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, नहीं तो बन नहीं पाएगी। ठीक है, स्क्वायर के केस में बता देता हूं। मान लो एक स्क्वायर के अंदर सिमेट्री, मतलब चीजें सिमेट्रिकल रहें, उस अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ में आएगी। ठीक है, मैं यहां पर इस तरह की चीजों को मैथमेटिकली प्रूव करने का हमें एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। मान लो मुझे स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बनाना है, तो मैं पॉइंट A से कुछ दूरी पर, सपोज पॉइंट P को ले लूं, तो ये जितनी दूरी पर लिया है यहां से उतनी ही दूरी पर यहां पर मुझे लेना पड़ेगा पॉइंट Q। यहां से उतनी ही दूरी पर मुझे पॉइंट R लेना पड़ेगा, और यहां से उतनी ही दूरी पर मुझे PQRS लेना पड़ेगा। अब जब आप बनाओगे तो एक स्क्वायर बनेगा। सपोज ये A है, ये B है, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड बराबर है भैया। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो मैं बोल रहा हूं हर एक साइड को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। मान लो स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो फिर ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5, ऐसे होएगा। ये A, ये B, ये A यूनिट, ये B यूनिट, ये A यूनिट, ये B यूनिट। अगर आप ध्यान से समझोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है यहाँ पर। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है
एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जिसकी साइड है ए और बी, यहां पर भी देखोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जिसकी साइड है ए और बी, तो ये भी होएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी लंबाई भी, इसकी लंबाई भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी लंबाई भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन चारों की लंबाई इक्वल होनी पड़ेंगी ना भाई, वो तभी इक्वल होंगी जब हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। उसने इस तरह की अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन पूछा है अपने एग्जाम में, पहले करवा चुका हूं प्लेन ज्योमेट्री में, इसलिए मैं ये भी आपको करवा रहा हूं। मैं जो भी करवा रहा हूं उसके पीछे एक सेंस होती है, एक रिलेवेंस होती है। ये चीज समझ में आ गई तो अब इसको करने की कोशिश करोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर इसकी लंबाई ए यूनिट है तो इसकी लंबाई बी यूनिट है, इसकी ए यूनिट है तो इसकी बी यूनिट है, इसकी ए यूनिट है तो इसकी बी यूनिट है, इसकी ए यूनिट है तो इसकी बी यूनिट है। एक और बात आपको बताता हूँ, देखो यहां पर मैं एक और तरीके से ऐसे कर सकता था। मैंने क्या बोला, अगर आपको इसके अंदर ऐसे स्क्वायर बनाना है तो पॉइंट पी को जितनी दूर लोगे ए से उतनी ही दूर बी से क्यू को लेना पड़ेगा। तो मैंने पॉइंट पी को पास ले लिया, मैं ऐसे दूर भी ले सकता था, ऐसी कोई बात नहीं, पॉइंट पी को ऐसे दूर, तो इस क्यू को भी दूर ले लूंगा, बस सेम दूरी पर लेना है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक स्क्वायर के अंदर अगर आप स्क्वायर को फंसाओगे तो जिन दो टुकड़ों में ये साइड्स टूट रही हैं वो दोनों टुकड़े, उनकी लंबाइयाँ सेम होंगी हर एक साइड पर। अब हो सकता है पी पॉइंट है वो ऐसी जगह पर हो कि ए पी लंबी हो जाए, या फिर ऐसी जगह पर हो कि ए पी छोटी हो जाए इस पी बी से, वो कैसे भी हो सकता है, बट होगा ऐसे ही। अगर ए से लेकर पी तक ये डिस्टेंस सपोज ए है, ये डिस्टेंस बी है, तो ये डिस्टेंस ए, फिर ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? सिमेट्रिसिटी के कारण हो रहा है, ताकि सिमेट्रिसिटी मेंटेन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े, ताकि स्क्वायर की साइड की लंबाई जो है वो सेम रहे, क्योंकि ये स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज की लंबाई सेम रहे हर जगह। ओके, EFGH इज ऑल्सो स्क्वायर हुज एरिया इज, तो EFGH का जो एरिया है वो है मेरे भाई 62.5% ऑफ दैट ऑफ ABCD। इस स्क्वायर का एरिया इस बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के कंपैरिजन में 62.5% है। ओके जी, फ्रैक्शन में कितना होता है 62.5%? अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं, आपने परसेंटेज में सीखा होगा 5/8। अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 5/8 है। अगर बाहर वाले स्क्वायर का एरिया 8 है तो अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 5 है। देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ EB टू दैट ऑफ CG, तो EB की लंबाई और CG की लंबाई, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि CG जो है और जो AE है वो तो सेम ही बात है ना भाई, सेम ही बात है। इन्हें वे ये बोल रहा है कि जब हमने स्क्वायर बनाया तो इसकी साइड को दो हिस्सों में हमने बांटा था, यहां पर भी दो हिस्सों में, यहां पर भी दो हिस्सों में, यहां पर भी दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो एक हिस्सा और जो दूसरा हिस्सा है उनकी लंबाई का क्या रेशियो होगा, यानी कि ए और बी का रेशियो पूछ रहा है इन्हें भी। ठीक है, बता देंगे। उसने बताया छोटे वाले स्क्वायर का एरिया बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के कंपैरिजन में 5/8 है, तो छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी है? छोटे वाले स्क्वायर की साइड है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √A² + B²। इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि A² + B², और बड़े वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, बड़े वाले स्क्वायर की साइड है A + B, यानी कि A + B का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 5/8, ये बताया है एग्जामिनर ने हमें। ठीक है, करें फिर, चलो फिर 8 को इधर लेकर आ रहा हूं और मुझे निकालना है A और B का रेशियो भाई। ओके, नंबर 1 काम तो मैं ये कर सकता हूं, मैं ऑप्शन यूज कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन यूज ऑप्शंस। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा, 2 5 4 9 3 8, तो बिना पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एक तो तरीका ऑप्शन यूज कर लो, या फिर मैं वैसे करके बता रहा हूँ। 8 से इसको गुणा कर रहा हूँ, 8A² + 8B², इसको ओपन करके 5 गुणा कर रहा हूँ, 5A² + 5B² + 2AB आएगा, तो उसको 5 गुना करूंगा तो 10AB।
ओके, इट इम्प्लाइज दैट ये इधर आके कटेगा 3a² + 3b² - 10ab = 0। और मुझे निकालना है a और b का रेशियो। तो कैसे निकालूंगा? सपोज मैं a/b निकालना चाह रहा हूं, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इस सारे को b² से डिवाइड कर दूंगा। ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 3a² / b², इधर मिलेगा -10a/b और इधर मिलेगा प्लस में 3 = 0। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये a² के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई। अगर मैं a/b को x मान लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x² - 10x + 3 = 0। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू निकाल लूं। तो ऐसे नंबर चाहिए मुझे जिनका प्रोडक्ट है 3 3 9। ओके जी, प्रोडक्ट तो 9 है और जिनका सम है 10। साइन चेंज करते हैं ना, तो 9 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ लिया मैंने, 9 × 9। प्रोडक्ट 9 है, सम 10 है। लेकिन अगर आपको रियल वैल्यू चाहिए तो इस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। x² का जो कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा जी 3/3, यानी कि 3/1 और 1/3। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है x की। x किसके बराबर है? a/b के बराबर। तो ये वैल्यू है a/b की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक चीज बताता हूं। कुल मिलाकर मतलब ये है कि अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर आप एक पॉइंट लेते हो जो इसकी साइड्स को 1:3 रेशियो में बांटते हैं ऐसे, तो तब आप जो स्क्वायर बनाओगे उसका एरिया बाहर वाले स्क्वायर के कंपैरिजन में 62.5% होगा। चाहे आप इस वाले हिस्से को 1 रख लो या फिर ऐसे रख दो 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1। जो भी स्क्वायर ऐसे बनाओगे उसका एरिया होगा 62.5%। अब इसे रट मत लेना कि अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ठीक। तो यानी कि जस्ट कुल मिलाकर ये जो दो हिस्सों में, जिन हिस्सों में मैं बांट रहा हूं उनका रेशियो 1:3 होगा। इनमें से एक दूसरे का 3 गुना होएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं पक्का ये नहीं बोल सकता कि 1:3 होगा या 3:1, इसीलिए ऑप्शन में इन दोनों में से एक देगा वो, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन करने लायक नहीं रहेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं। कुछ क्वेश्चन आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए देने होते हैं, ये उन्हीं में से एक था और वो जरूरी है। एक लेवल पर ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी है, ठीक है भाई। 4 seats 50 centimeter into 5 centimeter are arranged without overlapping। 4 सीट्स हैं 50 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर की, ऐसी। इनको अरेंज किया गया है टू फॉर्म ए स्क्वायर हैविंग साइड 55 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बनाया गया है जिसकी साइड 55 सेंटीमीटर है। व्हाट इज एरिया ऑफ इनर स्क्वायर? बनाओ। देखो, अगर स्क्वायर की साइड 55 सेंटीमीटर है तो 50 और 5 जुड़ेंगे, है ना। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो, और इसके साथ एक सीट में ऐसे लगाऊंगा। अरे भाई, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये जो लंबाई है ये होएगी 50 और ये लंबाई हो जाएगी 5, तभी 55 का बनेगा ना, ठीक है। अब ये लंबाई कितनी है? ये वाली लंबाई, ये लंबाई है 50, 5 और चाहिए तो आप यहाँ पर बनाओगे एक सीट ऐसे लगा दोगे, है ना। 5 लंबाई वाली 55 और एक सीट आप यहाँ पर लगा दोगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा इन सीट्स को। ये 50 हो गया और ये 5 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 5 हो गया और ये 50 हो गया। कभी कभी ऐसे रैंडम मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके लिए कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहा हूँ। हर एक चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो आप, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
ऐसे बनेगा 55 की साइड वाला स्क्वायर। इन 4 शीट्स को ऐसे रखना पड़ेगा। ओके जी। तो अंदर जो स्क्वायर बना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर, इसका एरिया बताना है। तो ये देखो, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना है, ये पूरा 50 है। और ये कितना है, ये 5 है। ये पूरा 50 है। ये पूरा 50 है, उसमें से ये 5 है, तो ये कितना बचेगा, ये 45 बचेगा। तो अंदर जो स्क्वायर बना है ना, उसकी साइड है 45, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 45 का स्क्वायर। और जब भी नंबर के एंड में 5 होता है, पहले मैं सिखा चुका हूं, तो 5 का स्क्वायर 25। गिनती में 4 के आगे 5 नंबर आता है, तो 4 5 20। ये हो जाएगा इसका एरिया। एक बार इस कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करवा देता हूं। अगर हमें 85 का स्क्वायर करना है, तो बिकॉज एंड में 5 आ रहा है, तो एंड में हम लिखेंगे 25। और गिनती में 8 के आगे आता है 9, 8 के अंदर 1 जोड़ दो 9, तो 8 9 में 72। अगर मुझे 105 का स्क्वायर करना है, तो मैं इस 10 को 1 यूनिट मान लूंगा। 5 एंड में है तो मैं लिखूंगा 25। 10 के आगे आता है 11, 10 × 11 110। ठीक है, कैलकुलेशन बूस्टर में कर चुके हैं हम। ये आगे बढ़ूं, बताओ भाई। हाँ, ये 2 क्वेश्चन हो रही है, हम करके मानेंगे इसी क्लास में। स्क्वायर पार्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अपने पास एक स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर पार्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इसको 2 रेक्टेंगल में कैसे बांट सकते हो आप मान लो यहाँ पर कैंची चला दो, तो एक तो ये रेक्टेंगल होगी, एक ये होगी। या फिर ऐसे कैंची चला दो, एक ऊपर वाली रेक्टेंगल हो जाएगी, एक नीचे वाली। लेकिन उसने बोला है इक्वल एरिया की, तो इक्वल एरिया की है तो बिल्कुल बीच में कैंची चलानी पड़ेगी, यानी कि बिल्कुल बीच में से ऐसे काटना पड़ेगा ऐसे। तो एक स्क्वायर को उसने 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया इक्वल एरिया की, बिल्कुल बीच में से काट दिया एक स्क्वायर को। ठीक है जी। इफ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इज 39 मीटर। हर एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 39 मीटर है। तो बिकॉज मैंने बिल्कुल बीच में से स्क्वायर काटा है, मुझे एक बात बताओ, ये इस साइड की जितनी लंबाई है इस टुकड़े की, उतनी ही इसकी होगी। यानी कि अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई भी x होगी। हाँ जी सर। इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई भी x होगी। हाँ जी सर। तो स्क्वायर की पूरी साइड कितनी होगी, पूरी साइड होगी जी 2x। तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी 2x। ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा ABCD का जो पेरीमीटर है। ये 2x है तो ये भी 2x है भैया। ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो बोल रहा है हर एक का पेरीमीटर 39 है, यानी कि 2x + 1x 3x का डबल 6x = 39। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर की साइड है 2x, तो पेरीमीटर होगा 2x का 4 गुना 8x। 8x की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ। तो भाई दोनों तरफ मैंने 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 से काट दूंगा 13 पर। इसका 4 गुना है ना, 2 चौके 8, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 13 चौके 52। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला करें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बताओ। द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ ए चेस बोर्ड हैविंग 64 इक्वल स्क्वायर्स। तो जो चेस बोर्ड है उसके अंदर आपको पता है ना, ऐसे ऐसे 8 हिस्सों में तो ये बटा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे 8 हिस्सों में ये बटा होता है। एक बार मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, ऐसे ऐसे 64 होते हैं, 8 खाने इधर होते हैं, 8 खाने इधर होते हैं। हमें एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ ए चेस बोर्ड हैविंग 64 इक्वल स्क्वायर। तो ये 64 इक्वल स्क्वायर्स हैं जिनका एरिया है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इनका एरिया इतना है तो साइड कितनी होगी, तो साइड होगी 2। तो यानी कि इस एक डिब्बे की साइड है 2, तो इस पूरे की साइड कितनी हो जाएगी, इस पूरे की साइड, अगर एक की साइड 2 है तो ऐसे ऐसे 8 हैं, 8 बाई 8, 8 × 8 64 है। ये एक की साइड 2 है
तो 8 की साइड हो जाएगी 16। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, इफ देयर इज ए बॉर्डर ऑन ऑल साइड्स ऑफ चेस बोर्ड, और इस चेस बोर्ड के चारों तरफ एक बॉर्डर है ऐसे। ठीक है, हमें इतना पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये 16 है, और उसके बाद बॉर्डर भी है 2 सेंटीमीटर का, इधर भी 2, इधर भी 2, ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर, 4 जुड़ जाएगा 20। इफ देर इज अ बॉर्डर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ चेस बोर्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द चेस बोर्ड, तो चेस बोर्ड का पेरीमीटर कितना होगा, तो ये 20 है, स्क्वायर है तो 20 चौके 80। बस यही था क्या, सीपीयू में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया है, कई बार बच्चे जो हैं क्वेश्चन को वो थोड़े से अलग तरीके से पूछ ले, तो बच्चों को ये लगता है कि सर वहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, उसमें भैंसों का जिक्र था, उसमें भेड़ियों का जिक्र था, है कि इतने भेड़िए घास को इतने दिनों में खा रहे हैं, इतनी भेड़ें ये कर रही हैं। वो कुछ भी पूछ ले, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे बाहर वो नहीं पूछेगा। कभी भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन कितना भी अजीब दिखे, कैसा भी दिखे। एंड सेम अप्लाइज विद मॉक, मॉक के अंदर भी अगर ऐसा कुछ हो तो घबराना नहीं है। तो जब तक आप एग्जाम के अंदर जाओगे तब तक आपके दिल के अंदर ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार सब कुछ हैंडल कर लेंगे हम, और ये विश्वास होना जरूरी है, तभी आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, बाय बाय, टेक केयर।